गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक मुझे पसंद है वो एग्रो का स्पेस में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। कंपनी का नाम है गोदरेज एग्रोवेट। कंपनी एनिमल फीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन एज वेल एज पाम ऑयल और डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है और कंपनी ने बहुत ही मजबूत नंबर्स FY 22 के लिए रिकॉर्ड किए हैं। कंपनी का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था वहां पे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग थी और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में फूड ग्रेन का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, तो ऐसी कंपनी जो फूड ग्रेन में इनपुट्स बनाती है वहां पे नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 26-27 रुपए की अर्निंग अगले साल आएगी, दैट इज FY 23 के लिए। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 575-600 का टारगेट प्राइस लेके एक 6 से 12 महीने की अवधि के लिए खरीदना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात अनिल जी, 20 मई को गोदरेज इंडस्ट्रीज जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इन्होंने करीबन बाजार में 40 लाख शेयर्स गोदरेज एग्रोवेट के प्रमोटर ने काफी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। तो ये भी बात स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगी। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो REC लिमिटेड है। बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन कंपनी के नंबर्स अनिल जी बहुत ही दमदार है। करीबन 39,000 करोड़ पे इन्होंने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 50 रुपए की अर्निंग आई है और 15 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए इस प्राइस पे कुछ डाउनसाइड तो बिल्कुल नहीं है और कोई अगर खरीदता है तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली डिविडेंड यील्ड बट अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन 145-150 का टारगेट प्राइस लेके REC में भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके। गोदरेज एग्रोवेट और आरईसी। गोदरेज एग्रोवेट के टारगेट बताएं अविनाश जी। 600 रुपया है, 600 नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। ओके, 8 से 12 महीने के लिए 600 रुपए के टारगेट के लिए गोदरेज एग्रोवेट को खरीदे। और दूसरा स्टॉक है अविनाश जी की तरफ से आरईसी, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है आज। तो 50 रुपया है और करंट प्राइस 116 है। परफेक्ट, तो ये दो स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। दीपांशु, दोनों न्यूज पॉजिटिव है। अगर वोडाफोन की बात करें तो ये क्लियरली एक संकेत है कि गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर में कोई बैंक्रप्सी का इशू खड़ा नहीं करना चाहता। और वोडाफोन के लिए अच्छी बात है कि जो कर्जा गवर्नमेंट का है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस बात पे डेफिनेटली मार्केट्स पॉजिटिवली लेगा कि गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई बड़ा नेगेटिव कदम टेलीकॉम सेक्टर में नहीं उठा रहा है। तो स्टॉक में थोड़ा सा डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान आज वोडाफोन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। रही बात भारती एयरटेल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मित्तल फैमिली अगर सिंटेल का स्टेक खरीदती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये प्रमोटर का कॉन्फिडेंस दिखाता है, उनका कमिटमेंट दिखाता है बिजनेस को कि वो ये स्टेक बाजार में नहीं बट खुद खरीदना चाहते हैं। तो डेफिनेटली किस प्रकार से वैल्यूएशन होगी, कौन से प्राइस पे होगी वो देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली नेट नेट पॉजिटिव है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक को पॉजिटिवली मार्केट इस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आज एक अपसाइड देगा। तो दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव रुझान रखिए। मुझे लग रहा है कि ये क्लियर संकेत है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले सालों में काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। ऑलरेडी प्राइसिंग पावर वापस आई है, तो ये डेफिनेटली एक बात की कंफर्मेशन है गवर्नमेंट के साइड से। ओके। नहीं, इनफैक्ट नैल्को के नतीजे काफी अच्छे आ गए हैं। मुझे भी लग रहा है कि नंबर्स तो काफी अच्छे हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत अपसाइड पॉसिबल लग रहा है। हिंडाल्को की बात करें दीपांशु, तो नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग आएंगे। बट जो नियर टर्म कंसर्न है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री से आज पता चलेगा कॉन्फ्रेंस कॉल में, ये कि आगे का जो डिमांड आउटलुक कैसा रहेगा, ग्लोबल प्राइसेस पे क्या मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी कमजोरी या थोड़ी बहुत भी अगर कॉशियस कमेंट्री मैनेजमेंट से आती है तो डेफिनेटली स्टॉक को रीरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इमीडिएटली बाय मत करिए। क्योंकि जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आती, हो सकता है कि रिजल्ट्स के बाद आपको थोड़ी बिकवाली हिंडाल्को में भी देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से मेटल्स में अभी तो एंट्री करनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा समय रुकिए, थोड़ा क्लियरिटी आने दीजिए और होपफुली अगर चाइना का बाइंग शुरू होता है या मेटल प्राइसेस वापस बढ़ना शुरू होता है तो ही इसमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल एट दिस लेवल जिनके पास है वो प्लीज होल्ड करे, फ्रेश बाइंग ना करे। मुझे लग रहा है कि दीपांशु सम टाइम बैक ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच सकती है और ये मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये वाकई में होता है तो LIC को भी बेनिफिट होगा प्लस दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज को भी होगा। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको इस बिजनेस में देखने को मिलेगा। प्लस ओवरऑल जो FY 23 है, ऑब्वियसली कोविड ना होने के कारण इन कंपनीज को कोई कोविड प्रोविजंस नहीं लेनी पड़ेगी। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि जून के क्वार्टर के बाद यहाँ पे आपको अच्छा ट्रैक्शन बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से SBI लाइफ हो या ICICI प्रू हो, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे विकल्प है अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म एलोकेशन अपने पोर्टफोलियोज में करना है। अविनाश जी, रेडार पर है मदरसन? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए मदरसन सुमी को अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इससे डेफिनेटली इनके जो रिटर्न रेशियोज है वो तो इम्प्रूव होंगे।
लेकिन जैसे कुशल ने कहा कि डोमेस्टिक बिजनेस में आपको एक अच्छा उछाल इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आने वाले साल में होपफुली हमको लग रहा है कि ग्लोबल बिजनेस भी अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और ऑटो कंपोनेंट स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे अभी क्लियरली ग्रीन शूट्स विजिबल हो रहे हैं। तो डेफिनिटली एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ी खरीदारी की जा सकती है। दीपांशु मुझे लग रहा है कि देखिए स्नैपचैट का जो फॉल था उसके कारण ही स्टॉक में एक वीक सेंटिमेंट प्रिवेल हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री Q4 के नंबर्स के बाद मैनेजमेंट ने दी है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोबाइल जो एडवर्टाइजिंग मार्केट है इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी भी बेस काफी छोटा है, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स है वो ऑन ट्रैक है और मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक इस लेवल पे आया है तो थोड़ा-सा एक्यूमुलेट ज़रूर करिए। मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली अभी भी स्टोरी इंटैक्ट है। वैल्यूएशंस और भी अट्रैक्टिव हो चुकी है और अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मेरे ख्याल से अच्छी एंट्री पॉइंट बनेगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि FY 22 के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहेगा और एक बार ये थोड़ा क्लैरिटी आती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इश्यू के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो डेफिनिटली आई थिंक ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसमें अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी दिक्कत आएगी। अनिल जी, जो मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है वो बेसिकली एक QSR कंपनी है जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। ये स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली ऊपरी लेवल से टूट चुका है, लेकिन जिस प्रकार से अभी ग्राउंड लेवल पे हमको दिख रहा है कि नॉर्मल सी आ रही है, कोविड की फोर्थ वेव आई नहीं है, हमको लग रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें काम चलेगा और कहीं ना कहीं FY 23 के लिए हमको लग रहा है कि 2300-2400 का टॉप लाइन और करीबन कम से कम 200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए। पिछले साल बहुत ही अच्छा था इस कंपनी के लिए। सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी टेक्नोलॉजी और क्लाउड किचन्स का यूज कर रही है जिससे कि इनके खर्चे और भी कम हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि 145-46 में इसको खरीदना चाहिए। अगर साल भर का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 190-200 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें।